क्वेश्चन हुआ है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। पूरे 100 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा एंड दिस एनालिसिस इज बीइंग डन ऑन द पार्ट ऑफ वाइजूराम which is one of the finest civil service exam preparation academy in Odisha. So वाइजूराम अकेडमी में आप सबका स्वागत है। इस कमीशन के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुए हैं और ये सेकेंड पार्ट है प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस का। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ है 3 दिनों पहले, उसका ये एनालिसिस है। हमने 100 क्वेश्चंस को 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और फर्स्ट पार्ट अपलोड होने वाला है एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट एंटायर 100 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद पेपर एनालिसिस। सो हियर इट इज Vajuram IAS Academy, one of the finest IAS Academy in Odisha for state services and Union Public Service Commission examination. Now पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे 26 to 50 हैं। उसी तरीके से हमारे जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में 51 to 75 एंड पार्ट 4 में 76 to 100 क्वेश्चंस हैं। छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए गए हैं ताकि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत बोरिंग ना लगे। So Fiscus bengalensis is the scientific name of banyan tree, brinjal tree, banana और people। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। The first, second and third is the wrong one. The fourth one is the right one. It is banyan tree. So option D is correct one. और ये है आपका नेशनल ट्री ऑफ इंडिया फिस्कस बेंगालेंसिस, यानी कि बरगद का पेड़, banyan tree। आपको ये बहुत ही बेसिक सा नॉलेज है, बट जनरली कभी कभार ऐसा होता है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन में ऐसे जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ स्पैरोगाइरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस। सो बी सी डी इज द रॉन्ग वन, ए इज द राइट वन, स्पायरोगाइरा। और ये आपने 10th और 11th 12th की बुक्स में भी पढ़ा होगा, क्लासरूम में पढ़ा होगा। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने 11th 12th में बायोलॉजी लिया हुआ है और नहीं भी लिया हुआ है, तो ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है। कुछ इस तरीके से स्पायरोगाइरा या एल्गी या जिसको काई कहते हैं, मॉस कहते हैं, कुछ इस तरीके से आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखा होगा, अपने आसपास तालाब में देखा होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। इसको स्पायरोगाइरा बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक। बहुत ही कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि दोनों ये चारों के चारों जो क्वेश्चन हैं, इसमें से जो मैंने सुना था वो सबसे ज्यादा कॉमन आपने सुना होगा टेफ्लॉन के बारे में। नाउ ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा सब्सटेंस सिंथेटिक नहीं है, फाइब्रोइन, लेक्सैन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन। सो इसका आंसर है आपका फाइब्रोइन। नाउ एक्सप्लेनेशन में दिखाता हूं आपको व्हाट एग्जैक्टली इज इट। ये है आपका लेक्सैन, ये है आपका, ठीक है, दिस इज वन इज एन एग्जांपल ऑफ टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन। ये तीनों एग्जांपल हैं। और ये रहा आपका फोर्थ ऑप्शन, पॉपुलर सिल्क सोर्सेस, मोरिस सिल्क वॉर्म्स एंड कोकून्स, कंपोजिशन ऑफ सिल्क प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके लेक्सैन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन हैं, ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक हैं। फाइब्रोइन जो है वो सिंथेटिक नहीं है। फाइब्रोइन है क्या, वो हम दिखाते हैं। फाइब्रोइन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ लार्वास होते हैं जिनकी बॉडी से जनरेट होता है। सो ये बिल्कुल सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल एलिमेंट है। एक बार देखते हैं फाइब्रोइन क्या है। ये इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो सिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसको बहुत से इंसेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं, जनरेट करते हैं, सच एज लार्वा ऑफ बॉम्बिक्स मोरी एंड मोथ जेनेरा एंड एंथेरासिया सर्कुला सामिया जिनोमाटा। ये इंसेक्ट्स हैं जो फाइब्रोइन को जनरेट करते हैं अपनी बॉडी से। तो बट ऑब्वियसली ये नेचुरल सब्सटेंस है, ये नेचुरल आइटम है और ये सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज लेक्सैन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन, लेक्सैन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन जो है वो सिंथेटिक मटेरियल्स हैं। सो फाइब्रोइन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ change in the base sequence within a gene is called mutation, cloning, fusion or breeding। चारों का मतलब समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हमने म्यूटेशन बहुत बार सुना होगा, हमने कोरोना के बारे में सुना है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के बारे में सुना हुआ है। म्यूटेशन वर्ड बार बार आपके सामने आता है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब आपको समझाया जा रहा है। In biology, any change in the nucleotide sequence as a result of failure of system to revert the change, ये जेनेटिक चेंज है, ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपने MDR, आपने
टीबी ट्यूबरकुलोसिस का इलाज हो रहा है और आपने मेडिसिन सही तरीके से नहीं लिया, ठीक है, जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं, अगर आपने वो मेडिसिन सही तरीके से नहीं लिया तो ये डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, अपनी ताकत को बढ़ा लेते हैं और इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। आपने अभी सुना होगा कोरोना का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव चल रहा है और ये क्यों हो रहा है? फर्स्ट वेव के बाद जो हमने मेडिसिन यूज किए हैं, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाए हैं, कुछ लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, कुछ लोगों में कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ लोग असिम्प्टोमेटिक हैं जिन पे नहीं दिखते। हर बार किसी न किसी कारण से जो आपका वायरस है, कोरोना वायरस है, वो म्यूटेट होता चला जा रहा है, यानी कि वो अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, अपनी ताकत डेवलप कर रहा है। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि आपके जैसा किसी और चीज को बना देना। फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजों को मिक्स करना। ब्रीडिंग का मतलब ये होता है दिस इज अ प्रोसेस। कॉपुलेशन का प्रोसेस है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सो तीनों जो है म्यूटेशन, चेंज इन द बेस सीक्वेंस अगर किसी चीज में होता है तो उसको म्यूटेशन बोला जाता है। सारा डिटेल आपके सामने है। म्यूटेशन आर चेंजेस इन अ जेनेटिक मटेरियल। आप क्लोनिंग में जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं करते, जबकि उसके अलावा आप फ्यूजन में भी जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं करते, ब्रीडिंग में भी जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं करते। नाउ अब चलते हैं आई एम श्योर 100% श्योर कि म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। वाइजूराम आईएएस एकेडमी का ये सिंगल माइंडेड ऑब्सेशन है कि स्टूडेंट को सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर न दिए जाएं, उन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए ताकि बच्चों को ये पता रहे कि वो क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है और सही है तो क्यों सही है, सो दैट दे कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन, चाहे वो ओपीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो। चलिए, म्यूटेशन का कंप्लीट हुआ। अब hypsometer is used to measure the pressure of the gas, no. The boiling point of the liquids, no. The level of humidity, no. The depth of the ocean. Basically hypsometer का यूज होता है altitude और depth को नापने के लिए, किसी चीज की ऊंचाई और किसी चीज की गहराई को नापने के लिए hypsometer का यूज होता है। ये एक छोटा सा apparatus आपके सामने रखा है जो निकॉन कंपनी बनाती है, जिससे altitude measurement किया जाता है। देखिए यहाँ पे hypsometer instantly know your reach in up distance. A little positioning foresight can go a long way when maneuvering your cranes. तो ये एक हिप्सोमीटर है। ये क्या है? ये एल्टीट्यूड को मेजर करके बता रहा है। इसी तरीके से एल्टीट्यूड के साथ साथ ये डेप्थ को भी मेजर कर सकता है। सो इस तरीके से आपके हिप्सोमीटर का जो आंसर होगा, हिप्सोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन और द एल्टीट्यूड ऑफ समथिंग। आई एम श्योर अब आपको क्लैरिटी मिली होगी और ये हिप्सोमीटर का पूरा डेफिनेशन है, आपके लिए है। टाइम मिले तो इसको जरूर पढ़िएगा सो दैट यू आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। Sagarmala project is under which ministry of the government of India? It is under Ministry of Ports, Shipping and Waterways. मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डाउट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट में डाउट हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करें, सागर माला देखिए, एज द नेम सजेस्ट, सागर का मतलब होता है सागर और माला का मतलब ये होता है कि ये ओशंस को कनेक्ट करने वाला ऐसा कोई प्रोजेक्ट है। तो इसमें पोर्ट्स भी आएंगे, शिपिंग भी आएंगी, वाटरवेज आएंगी। सो अगर कॉमन सेंस भी यूज करें सो आप क्वेश्चन का ऑप्शन ए सेलेक्ट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पोर्ट परिवहन मंत्रालय सागरमाला, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये सारा पर्पस है सागरमाला का, जो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज एंड पोर्ट्स को लेके के अंडर में आता है। ये कुछ विजन ऑफ सागरमाला क्या है? बिल्ड पोर्ट कैपेसिटी विद वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एंड राइट क्वांटिटी। तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे के सारे विजन डॉक्यूमेंट्स हैं किसके? सागरमाला प्रोजेक्ट के। सागरमाला प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि इंडिया के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ से सबको जोड़ दिया जाए और बेसिकली जो कोस्टल एरियाज हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट का बहुत बड़ा रोल प्ले होने जा रहा है इन द डेज टू कम। सो दिस इज इट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सागरमाला प्रोजेक्ट। अब आगे चलते हैं। Which country has begun its 2-year tenure as a non-permanent member of the United Nations Security Council? But obviously Russia is a permanent member. पाकिस्तान में डाउट हो सकता है आपको, इंडिया में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, बट इट इज इंडिया। एंड अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो आपने देखा होगा ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। एंड द ऑप्शन इज नन अदर देन इंडिया। इंडिया ही ऑप्शन है
इंडिया को 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर जरा देख लीजिएगा। इसमें 10 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और आपके 5 मेंबर हैं नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसमें से जो परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो रशिया ऑप्शन में एलिमिनेट कर दीजिए इजीली। अब बचे पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ऑप्शन है इंडिया। और ये आपका पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है, अपने पास आप इसको सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, देख लीजिएगा ये सारा स्ट्रक्चर आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप इंफॉर्मेशन को ले सकें। Now, who is the chairman of State Commission for Backward Caste in Odisha? Justice Raghunath Biswal. इसमें कुछ दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। This is, but obviously easily आप इसको solve, I mean, अगर आपने current affairs में अपडेट किया है अपने आप को, तो ये state specific questions हैं। Justice Raghunath Biswal, और ये है Back in Focus, और ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया था, इंफॉर्मेशन आया था। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ST and SC डेवलपमेंट MNBCW department welcomes Justice Sri Raghunath Biswal, Honorable Chairman Odisha State Commission for Backward Classes। अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये ऑप्शन सही है या गलत है, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ जोड़ दिया है। बैक इन फोकस। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? The first India-Japan Samvad conference was held in 2015 at Bodh Gaya. Yes, Samvad conference revolves around the need to build the future of Asia under positive influence of tradition of non-violence and democracy. Okay. 6th Samvad conference, Mr. PM, in the next 6th Samvad conference, PM Modi proposed to establish a library of traditional Buddhist literature and scripture. ये भी बात सही है। Samvad conference is being held every year since 2015 between India and Thailand, और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। ये तीनों करेक्ट हैं और चौथा गलत है, क्योंकि ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में नहीं है, ये है आपके इंडिया और जापान के बीच में। 6th Indo-Japan Samvad Conference, PM Modi proposes to create library of Buddhist literature. सो बुद्धिस्ट लिटरेचर से रिलेटेड एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश किया जाएगा, और इसका अनाउंसमेंट किया है पीएम मोदी ने 6th इंडिया जापान संवाद कॉन्फ्रेंस में। नाउ अगर देखा जाए तो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर बहुत ही इजी था, बहुत ही जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा गया है और हर एक फील्ड से क्वेश्चन को उठाया गया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर किसी बच्चे ने पास्ट 6 मंथ में अगर बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया है, अपडेट किया है, तो उसे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। Now, next question आपके सामने आता है, which country has become the 6th member of Five Eyes Intelligence Network? So this is none other than Japan. नेपाल नहीं है, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, क्योंकि इसमें से बहुत सी कंट्रीज पहले से ही उसके मेंबर हैं। एक बार देख लेते हैं। ये 5 आंखें हैं, Five Eyes इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये सारी कंट्रीज का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क है। इसमें से एक और कंट्री ने ज्वाइन किया है और जिसका नाम है जापान। ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस, आइज ओनली 1 2 3 4 5, और इसमें जापान को जोड़ दीजिए। 1946 यूएस एंड यूके अग्री अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस ऑन कम्युनिकेशन ऑफ फॉरेन नेशन। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और अब आपके सामने कौन, इसमें रशिया नहीं है, रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइव आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क, और जापान को अभी शामिल किया गया है। चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इंटेलिजेंस नेटवर्क, मेनली यूरोपियन कंट्रीज हैं। What was the theme of the World Sustainable Development Summit 2020? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। Towards 2030 goal, making the decade count, sustainable energy across the world, attaining SDG across the world, एनर्जी एंड रिसोर्स फॉर ऑल। ये चारों ही ऑप्शंस बहुत इजी हैं, आई मीन बहुत ही कंफ्यूजन में डालने वाले हैं। दे आर जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, आप कहीं से कोई भी गेस नहीं लगा पाएंगे अगर आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है तो। सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? इट वाज टुवर्ड्स 2030 गोल, क्योंकि आज हम 2021 में बैठे हुए हैं और बहुत से कोरोना के चलते गोल नंबर 1, गोल नंबर 2 और गोल नंबर 3 पे हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। हंगर, malnutrition एंड पब्लिक हेल्थ को बहुत बड़ा चैलेंज मिला है कोरोना पैंडेमिक से। सो 2030 का गोल क्या है, आई मीन थीम क्या है इस बार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का?
मेकिंग द डेकेड काउंट टुवर्ड्स 2030 गोल। क्वेश्चन नंबर 37, ये इंफोग्राफिक मैंने ऐड किया है यहाँ पे, टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डेकेड काउंट इन कॉन्वर्सेशन जयराम रमेश जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड लॉर्ड अडायर टर्नर, चेयर एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन। सो ये रहा, और टेरी एंड WSDS इन दोनों के ने कोलैबोरेट किया था इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। Who among the following person of Odisha is the Padma Vibhushan awardee for 2021 for distinguished service in the field of arts? So ये है सुदर्शन साहू, रजत कुमार कर, सुदर्शन पटनायक और शांति देवी। तीनों लोग सोशल अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पद्म विभूषण अवार्ड जिसको मिला है वो है नन अदर देन सुदर्शन साहू। देखिए, पद्म विभूषण 2021 सुदर्शन साहू, आर्ट ओडिशा, आर्ट के फील्ड में ओडिशा से हैं। वेटरन स्कल्पचर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉर्ड, टॉर्च बेरर ऑफ रिच ओडिया स्कल्पचर ट्रेडिशन, फेमस एज श्री क्षेत्रा श्री। ये क्वेश्चन और भी मेंस में पूछा जा सकता है, नॉट रियली बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। एक बार इनके स्कल्पचर्स को देखिए और आप देख के दंग रह जाएंगे। क्या ही इज अ रेपर्टोयर ऑफ नॉलेज। कितना खूबसूरत सा ये स्कल्पचर इन्होंने डिजाइन किया है, कार्व किया है पत्थर से। देखिए भगवान गणेश की मूर्ति को देखिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, द रिसिपिएंट ऑफ अतिबाड़ी जगन्नाथ दास लिटरेरी अवार्ड अवॉर्डेड बाय द साहित्य अकेडमी ऑफ ओडिशा फॉर 2020 किसको मिला है? रामचंद्र बेहरा। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस को भी आपको पढ़ना जरूरी है। मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि मैं फर्स्ट पेज पे ही आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता था। दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द आंसर। सो मधुसूदन पति, बीना पानी मोहंती, रामचंद्र बेहरा, रमाकांत रथ। तो इसमें रामचंद्र बेहरा को ये अवार्ड मिला है आपके ओडिशा में, और ये मैंने इंफोग्राफिक ऐड किया है आपके लिए। The freshwater lake built by India near its research station Maitri in Antarctica को किस नाम से जाना जाता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये है प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। लुक एट दिस आर्टिफिशियल लेक। अब इसमें से आर्टिफिशियल लेक ये है, आर्टिफिशियल लेक ये है, या ये पानी के बहने से बना है, बट आई कुड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट इमेज ऑफ दैट आर्टिफिशियल लेक, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया है ये इंफोग्राफिक। आगे देखिए, इंडिया भारतीय रिसर्च बेस, और ये लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड दिया गया है अंटार्कटिका में। इंडिया का रिसर्च बेस है, ठीक है, इंडिया की रिसर्च बेस में अंटार्कटिका में। ये इमेज भारतीय से रिलेटेड है, बट यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? मैत्री स्टेशन जो अंटार्कटिका में है, इसको प्रियदर्शनी लेक के नाम से जाना जाता है। मार्स परसिवरेंस रोवर दैट लैंडेड इन on 18th February was launched by, किसने लॉन्च किया? रशिया ने लॉन्च नहीं किया है। मार्स परसिवरेंस रोवर जो है वो यूएस से रिलेटेड है। चाइना का जो मार्स रोवर है वो बिल्कुल अलग है। इंडिया का भी अलग प्रोजेक्ट है। एक बार देख लेते हैं। रीचिंग फॉर द मून मार्च 2021 कौन कौन सी कंट्रीज ने लॉन्च किया है? चाइना का जो मार्स मिशन है उसको Tianwen-1 जुरोंग के नाम से जाना जाता है। नासा का जो मिशन है वो है परसिवरेंस के नाम से जाना जाता है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो सैटेलाइट है उसका नाम है होप। एक बार देख लीजिए, ये पूरा होप, Tianwen-1, जुरोंग और परसिवरेंस, ये यूएस ने लॉन्च किया है, ये चाइना ने लॉन्च किया है, और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया है। ये सारा इंफॉर्मेशन, मिशन टाइप, किस तरीके का मिशन है, किस तरीके का प्रोजेक्ट है, लैंडिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन का ड्यूरेशन क्या होगा, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है बायजूराम IAS एकेडमी की तरफ से। हमारा पर्पस ये है कि आप इस इंफॉर्मेशन को लें और इस PDF को आप डाउनलोड करें और अच्छे से पढ़ें। मतलब एक इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल लर्निंग में। आगे चलते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 2019, 5 अगस्त 2019, 15 सितंबर 19 एंड 31 अक्टूबर। बहुत से लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया है। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था। यहां पे क्वेश्चन क्या है? द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम। ये एब्रोगेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। उस समय आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड करार दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कौन सी तारीख को जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया? सो द डेट वाज 31 अक्टूबर 2019।
5 अगस्त को सिर्फ एबॉलिशन किया गया था, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया था, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था वो था 31 अक्टूबर 2019 को। ये देख लीजिए, ये है आपके जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख और जम्मू में बदल दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब 2 यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंदर। द प्रोटेस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड एट शाहीन बाग इन दिल्ली फ्रॉम 14 दिसंबर टू 24 मार्च, ये किससे रिलेटेड था? बट ऑब्वियसली ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड नहीं था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड नहीं था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड था, द रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 इससे भी रिलेटेड नहीं था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये कुछ इमेजेस ऐड किए हैं। डू शाहीन बाग प्रोटेस्टर्स रन रिस्क ऑफ वेनिंग इंटरेस्ट और शुड स्टे पुट फॉर अ CAA एंड गेम? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में था ये। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया होगा क्योंकि बहुत ही सिमिलर, जम्मू कश्मीर मुस्लिम वुमेन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजंस। अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं पढ़ा है तो चांसेस हैं कि आपने ये क्वेश्चन गलत किया होगा। The military skirmishes that occurred between China and India since 5th of May 2020 in Galwan Valley involved territorial dispute. ये dispute कहाँ था? अक्साई चिन एरिया में, कारगिल एरिया में, नाकुला पास या पगोंग लेक एरिया? इट वॉज पगोंग लेक एरिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल दिखता है, कारगिल एरिया नहीं, नाकुला पास बिल्कुल अलग है। नाकुला पास जो है दैट वॉज टुवर्ड्स डोंगलैम। आप अगर ये मैप बना लेंगे तो सिक्किम की तरफ जाएंगे, सिक्किम, भूटान और चाइना का ट्राइलेटरल जंक्शन जहां पे है वहां पे नाकुला पास पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, कारगिल को हटाइए, अक्साई चिन एरिया नहीं, इट वाज पगोंग लेक एरिया में स्कर्मिशेस हुए थे इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स के बीच में। एक बार एरिया देख लीजिएगा, काराकोरम पास, दौलत बेग ओल्डी है, ये है आपका गालवान वैली और यहाँ पे पगोंग सो लेक है जो कि पगोंग सो लेक देखेंगे तो ये सॉल्ट वाटर लेक है और चांसेस हैं कि इसको रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत रामसार साइट घोषित करने की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एशिया का पहला साइट होगा जो 2 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड होगा। ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वत्सा महाजनपदा? राजघाट। ये कंफ्यूज करने के लिए राजघाट ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। कौशाम्बी, उज्जैनी और अहिछत्र, ये कौशाम्बी है। एक बार मैप देख लेते हैं। 16 महाजनपदास विद देयर कैपिटल्स। ये है आपका हस्तिनापुर, कुरु, उसके बाद से पांचाला, अहिछत्र, कोसला, श्रावस्ती, मल्ला, कुशीनारा, काशी, वाराणसी, मगधा, पाटलिपुत्रा, अंगा, चंपा, वर्जी, वैशाली, चेरी, सुक्तिमती और ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने है जो बाद में काम आ जाएगा। तो आंसर ये है आपका कौशाम्बी। आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो ये इलाहाबाद के पास पड़ेगा। Which of the following sources indicate that the last Mauryan ruler Vrihadratha was assassinated by Pushyamitra? सो अगर देखें तो ये पुराणास में मेंशन है, गार्गी संहिता में है, इंस्क्रिप्शन में है और हर्षचरिता में है। अगर आप विकिपीडिया को सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में ये मेंशन किया गया है। हर्षचरिता से इस बारे में पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग वाज द कमांडर ऑफ मौर्यन आर्मी। एक बार आर्मी की परेड हो रही थी, वहां पे वृहद्रथ मौर्य को बुलाया गया कि वो आर्मी की परेड एक बार देख लें और इसी समय आर्मी की परेड को देखते हुए वृहद्रथ मौर्य का असैसिनेशन करा। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की नींव डाली और ये बात हर्षचरिता में लिखी हुई है। Now, who among the Gupta ruler was first to bear higher political title of महाराजा धीराज? गुप्ता वंश में आप देखेंगे हर एक राजा महाराजा का एक यूनिक सा टाइटल होता था। उसमें श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता 1 और चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्त 1 का टाइटल था महाराजा धीराज। एक बार किंग्स और उनके टाइटल्स को देख लीजिए। श्रीगुप्ता ने टाइटल रखा महाराजा, घटोत्कच ने रखा महाराजा, चंद्रगुप्त 1 ने उससे भी आगे बढ़ के अपने टाइटल में महाराजा धीराज लगाया। Who overthrew राष्ट्रकूटास in 1973 AD? अब हम साउथ इंडियन हिस्ट्री की तरफ आ चुके हैं और हम पूछ रहे हैं आपसे कि राष्ट्रकूटास को ओवरथ्रो किसने किया था 973 AD के आसपास। तो इनका नाम है टैलाटू ऑफ वेस्टर्न चालुक्या। राजेंद्र चोल नहीं है, परांतका नहीं है, नन ऑफ दीज, इट इज टैलाटू ऑफ वेस्टर्न चालुक्या। देख लीजिए, ये गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये 913 CE के आसपास का एरिया है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी आफ्टर बीइंग ओवरथ्रोन बाय वेस्टर्न चालुक्य रूलर टैलाटू।
एक बार देख लीजिए ये मैप अच्छे से। मैंने मैप इसलिए बनाया सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर लोकेशन कि जहां पे राष्ट्रकूटास का रूल हुआ करता था। तेलापा टू इनका नाम था। ये फाउंडर थे वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी इन सदर्न इंडिया। किसको? राष्ट्रकूटास को डिफीट करने के बाद। ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ जाएगा, जब भी आपको टाइम मिले प्लीज पढ़िएगा। आगे चलते हैं। Which of the following Mughal resources were translated into Persian by Painda Khan? So it was Babarnama, it was not by Humayunama, खुलासत उल अखबार और तारीख ए सलैन ए अफगाना, ये बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज बाबरनामा विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय पाइंदा खान। 49 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इसका होगा, तारीख ए दाऊदी को किसने लिखा? अब्दुल्ला ने लिखा। अगर इसका इंफॉर्मेशन देखेंगे तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से बहुत सा कंफ्यूजन है, सो आपको बहुत अलर्ट होकर पढ़ना होगा। हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख ए दाऊदी? अब्दुल्ला, ये आंसर है, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ भी इंफोग्राफिक मैंने जोड़ा नहीं है। सो टीम, ये रहा आपका 50 क्वेश्चंस का सीरीज। ये सेट खत्म होता है और ये आपको जल्दी ही आपको पीडीएफ के साथ ये वीडियो भी अपलोड होगा, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द वर्क डन बाय वाइजूराम आईएएस एकेडमी। हम आपसे जल्दी मिलेंगे थर्ड सेक्शन ऑफ ओपीएससी पेपर एनालिसिस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।